23 मई 2005 की रात, जब दिल्ली में घड़ियां 2 बजने को थीं, मॉस्को के एक शांत होटल स्वीट में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक फैक्स के सामने खड़े थे। बाहर रूसी ठंड थी, अंदर सन्नाटा, और उनके हाथों में एक कागज जो बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा का भविष्य तय करने वाला था। ठीक 1 घंटा 55 मिनट पहले रात 1:52 पर यह फैक्स उनके कैंप ऑफिस में आया था। भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश लेकर। सिफारिश थी बिहार विधानसभा को तुरंत भंग कर दिया जाए। कलाम ने पहला सवाल पूछा था, अचानक ऐसा क्या हुआ? विधानसभा तो 7 मार्च से ही सस्पेंडेड एनिमेशन में पड़ी थी, यानी अस्तित्व में थी पर सक्रिय नहीं। 2 महीने से कोई हलचल नहीं थी, तो अब आधी रात को यह तात्कालिकता क्यों? वो रात कलाम के जीवन की सबसे लंबी रातों में से एक थी। बाद में अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स में उन्होंने लिखा कि वे सो नहीं पाए और खुद से एक ही सवाल पूछते रहे, क्या उनकी अंतरात्मा बड़ी है या राष्ट्रहित? संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, और अगर सलाह पुनर्विचार के बाद फिर से आती है तो उसे मानना अनिवार्य है। कलाम को पता था, अगर वे ये सलाह वापस भेजते तो परिणाम वही होता, बस थोड़ी देर बाद। इसलिए सुबह 3:50 पर जब उन्होंने फैक्स पर हस्ताक्षर कर वापस भेजा तो उनके मन में यह सवाल अब तक अनुत्तरित था, क्या यह फैसला उनकी मर्जी थी या फिर संवैधानिक दबाव, कैबिनेट की सलाह और समय की तात्कालिकता के बीच लिया गया एक ऐसा निर्णय जिसका बोझ वे अगले कई सालों तक ढोने वाले थे। 24 जनवरी 2006 को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी निर्णय को असंवैधानिक करार दिया तो कलाम ने एक इस्तीफा पत्र लिख डाला, हस्ताक्षर किए और उपराष्ट्रपति को देने के लिए रख लिया। पर अंततः वो इस्तीफा कभी जमा नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनसे ऐसा न करने की अपील की थी। लेकिन सवाल बना रहा, मॉस्को से आधी रात को साइन हुआ वो फैक्स क्या सच में उनकी मर्जी थी, या भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक ढांचे में राष्ट्रपति की असली स्वतंत्रता कितनी है? बिहार की राजनीति में 23 मई की वो रात कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा बदल दी। लेकिन उसके पीछे की कहानी फरवरी 2005 से शुरू होती है, जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। 3, 5 और 13 फरवरी को 3 चरणों में मतदान हुआ, और 27 फरवरी को जब नतीजे आए तो बिहार की जनता ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने किसी को बहुमत नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 75 सीटें मिली, सबसे ज्यादा, लेकिन बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत थी और वे उससे बहुत पीछे थे। जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 37 और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 29 सीटें, जो कि पूरी स्थिति की चाबी बन गई, क्योंकि किसी भी गठबंधन को बहुमत तक पहुंचने के लिए एलजेपी के समर्थन की जरूरत थी। लेकिन एलजेपी के नेता रामविलास पासवान ने शुरू में किसी को भी समर्थन न देने का ऐलान किया। कांग्रेस को 10 सीटें, बसपा को 2, सीपीआई को 3 और 17 निर्दलीय विधायक चुने गए, और यही निर्दलीय बाद में पूरे खेल का केंद्र बन गए। 4 मार्च 2005 को चुनाव आयोग ने निर्वाचित सदस्यों के नाम अधिसूचित कर दिए, यानी तकनीकी तौर पर विधानसभा गठित हो चुकी थी, लेकिन कोई सरकार नहीं बन सकी। तब राज्यपाल बूटा सिंह ने 6 मार्च को राष्ट्रपति को पहली रिपोर्ट भेजी कि स्थिर सरकार की संभावना नहीं दिख रही, और 7 मार्च को बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन राष्ट्रपति शासन का मतलब यह नहीं था कि विधानसभा भंग हो गई, नहीं, उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया था, यानी वो अस्तित्व में थी, बस सक्रिय नहीं थी। और संवैधानिक तौर पर उम्मीद ये थी कि किसी समय कोई दल बहुमत जुटा सकेगा और सरकार बना लेगा। 21 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने संसद में कहा भी
कि राष्ट्रपति शासन लंबा नहीं चलना चाहिए और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या हुआ अगले 2 महीनों में? बिहार की राजनीति में एक शांत पर गहन हलचल शुरू हुई। दलों के बीच बातचीत, संपर्क, समर्थन जुटाने की कोशिशें। और 8 अप्रैल को एक बड़ा विकास हुआ जब याचिकाकर्ताओं के अनुसार 17 निर्दलीय विधायकों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी। जेडीयू और बीजेपी के पास मिलाकर 92 सीटें थीं। अब 17 निर्दलीय जुड़े तो ये 109 हो गईं। बहुमत से अभी भी 13 कम, पर एसपी, बसपा, एनसीपी जैसी छोटी पार्टियों के समर्थन से ये संख्या 115 तक पहुंच सकती थी। और सबसे बड़ी बात, एलजेपी में दरार की खबरें आने लगी थीं कि कुछ विधायक एनडीए के पक्ष में झुक रहे हैं। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार को बहुमत मिल जाता। क्या इसी आशंका से बिहार के राज्यपाल चिंतित हो गए? 27 अप्रैल 2005 को राज्यपाल बूटा सिंह ने राष्ट्रपति को दूसरी रिपोर्ट भेजी। इस बार कहानी बदल गई थी। अब उनका कहना था कि विधायकों को धन, जाति, पद जैसे प्रलोभनों से तोड़ने की कोशिश हो रही है और अगर ये रुझान जारी रहा तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं थे, न कोई नाम, न कोई दस्तावेज, बस राज्यपाल का अपना आकलन, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रमाणित और निजी राय कहकर खारिज कर दिया। फिर 21 और 22 मई को राज्यपाल ने एक तीसरी और निर्णायक रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर इस ट्रेंड को तुरंत नहीं रोका गया तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए विधानसभा को भंग कर देना चाहिए और जनता से नया जनादेश लेना चाहिए। 22 मई की रात लगभग 11 बजे, जब देश सो रहा था, दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। विषय था बिहार की स्थिति। राज्यपाल की रिपोर्ट पेश की गई, चर्चा हुई और फैसला लिया गया, विधानसभा भंग की जाए। लेकिन राष्ट्रपति उस समय मॉस्को में थे, तो फैक्स का सहारा लिया गया। आधुनिक भारत की राजनीति में पहली बार किसी राज्य की विधानसभा का भविष्य फैक्स मशीन से तय होने जा रहा था। क्या यह जल्दबाजी थी या फिर जानबूझकर की गई रणनीति, ताकि राष्ट्रपति के पास सोचने का समय न मिले? जब फैक्स रात 1:52 पर मॉस्को पहुंचा तो राष्ट्रपति कलाम को प्रधानमंत्री का फोन आया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है और उनकी स्वीकृति चाहिए। कलाम का पहला सवाल था, अचानक ऐसा क्या विकास हुआ? विधानसभा तो महीनों से सस्पेंडेड पड़ी थी, कोई नई घटना नहीं हुई, तो आज रात को ही यह फैसला क्यों? प्रधानमंत्री ने राज्यपाल की रिपोर्ट का जिक्र किया। कथित हॉर्स ट्रेडिंग, कथित भ्रष्टाचार, कथित संवैधानिक संकट। लेकिन कलाम को यह सब कुछ अस्पष्ट और अधूरा लग रहा था। उन्होंने चर्चा की, सवाल पूछे, लेकिन अंततः उन्हें यह भी समझ आ रहा था कि संविधान के ढांचे में राष्ट्रपति के पास व्यवहारिक विकल्प सीमित है। या तो कैबिनेट की सलाह माने या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे। लेकिन अगर कैबिनेट दोबारा वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। कलाम ने सोचा, अगर मैं इसे वापस भेजता हूं तो देरी होगी, लेकिन परिणाम वही होगा, तो फिर क्यों ना अभी निर्णय ले लूं। और सुबह 3:50 पर उनकी स्वीकृति का फैक्स दिल्ली पहुंच गया। लेकिन जो रात उन्होंने बिताई वो किसी साधारण रात नहीं थी। बाद में अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि वे सो नहीं पाए और खुद से लगातार एक ही सवाल पूछते रहे, क्या मैं अपनी अंतरात्मा सुन रहा हूं या फिर राष्ट्रहित के नाम पर एक ऐसे फैसले को स्वीकार कर रहा हूं जो शायद गलत है। 23 मई 2005 को दोपहर 2:30 पर औपचारिक अधिसूचना जारी हुई। बिहार विधानसभा भंग कर दी गई है। पटना में जब यह खबर पहुंची तो राजनीतिक भूचाल आ गया। नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं ने तुरंत इसे एक साजिश करार दिया। उनका कहना था कि वे बहुमत जुटा रहे थे। निर्दलीय और एलजेपी के कुछ विधायक उनके समर्थन में आ रहे थे और बस कुछ ही दिनों में वे राज्यपाल को बहुमत का दावा पेश करने वाले थे।
लेकिन ठीक उसी समय रातों रात विधानसभा भंग करवा दी गई। उनका आरोप था यह केंद्र सरकार की चाल थी ताकि बिहार में एनडीए की सरकार न बन सके, क्योंकि केंद्र में यूपीए सरकार आरजेडी के समर्थन पर निर्भर थी और अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती तो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्यपाल का तर्क था कि बिहार में जो हो रहा था वो हॉर्स ट्रेडिंग थी। विधायकों को पैसे, पद और प्रलोभनों से तोड़ा जा रहा था और ऐसी कोई भी सरकार जो इस तरह बने वो जनादेश के खिलाफ होगी और लोकतंत्र के लिए खतरनाक। लेकिन यहां सवाल यह था, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी तो उसके सबूत कहां थे? राज्यपाल की रिपोर्ट में कोई नाम नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं था, कोई सत्यापित जानकारी नहीं थी, बस उनका अपना अनुमान और आशंका। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसी बिंदु पर सबसे कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राज्यपाल राजनीतिक नैतिकता आयुक्त नहीं हो सकते, यानी यह तय करना उनका काम नहीं कि कौन सा बहुमत नैतिक है और कौन सा अनैतिक। अगर कोई दल दावा करता है कि उसके पास बहुमत है तो सामान्य तरीका यह है कि उसे सदन में परीक्षा देने दी जाए, यानी फ्लोर टेस्ट हो। लेकिन इस मामले में फ्लोर टेस्ट का मौका ही नहीं दिया गया। विधानसभा को पहली बैठक से पहले ही भंग कर दिया गया। अब यहां एक दिलचस्प संवैधानिक सवाल उठा, क्या पहली बैठक से पहले विधानसभा को भंग किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तकनीकी तौर पर हां, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 73 के अनुसार जैसे ही चुनाव आयोग निर्वाचित सदस्यों के नाम अधिसूचित कर देता है, विधानसभा गठित मान ली जाती है, भले ही पहली बैठक न हुई हो। इसलिए कानूनन विधानसभा को भंग किया जा सकता था। लेकिन फिर सवाल यह था, अगर यह कानूनी था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों कहा? जवाब था, कानूनी होना और संवैधानिक होना दो अलग बातें हैं। अदालत ने कहा कि विधानसभा भंग करने का आधार, यानी राज्यपाल की रिपोर्ट, पर्याप्त सामग्री पर आधारित नहीं थी। वो केवल अनुमान और आशंकाओं पर टिकी थी और इसलिए पूरी कार्रवाई असंवैधानिक थी। लेकिन तब तक क्या हो चुका था? 23 मई को विधानसभा भंग हुई और जून में पूर्व विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 31 मई को रिट पिटीशन दाखिल हुई, रामेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्यपाल और केंद्र सरकार ने मिलकर संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्हें बहुमत साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया। अदालत ने मामला सुना, दलीलें सुनी, दस्तावेज देखे और 7 अक्टूबर 2005 को एक संक्षिप्त आदेश दिया। 23 मई की अधिसूचना असंवैधानिक है। लेकिन फिर अदालत ने एक चौंकाने वाला निर्णय सुनाया। हालांकि कार्रवाई असंवैधानिक थी, लेकिन विधानसभा बहाल नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया था। पहले 2 चरणों की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। नामांकन और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। अदालत ने कहा कि अब अगर विधानसभा बहाल की जाती है तो पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी होगी और बड़े सार्वजनिक हित को देखते हुए विधानसभा बहाल नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र की एक विडंबना थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कार्रवाई गलत थी, लेकिन गलत कार्रवाई का परिणाम पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि समय आगे बढ़ चुका था। अक्टूबर-नवंबर 2005 में फिर से बिहार चुनाव हुए और इस बार नतीजा साफ था। एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिला। जेडीयू को 88 सीटें, बीजेपी को 55, कुल 143। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और अगले 15 साल बिहार की राजनीति पर उनका दबदबा रहा। लेकिन सवाल बना रहा, अगर मई 2005 में विधानसभा भंग नहीं की गई होती, अगर नीतीश कुमार को उस समय बहुमत साबित करने का मौका मिला होता, तो क्या परिणाम वही होता? या फिर उस समय सरकार बनने से रोकने के लिए ही पूरी कार्रवाई की गई थी? एनडीए के नेताओं का यही आरोप था और 2012 में
जब कलाम की किताब टर्निंग पॉइंट्स प्रकाशित हुई तो नीतीश कुमार ने यूपीए सरकार से मांग की कि वे कलाम से माफी मांगे, क्योंकि उन पर दबाव डाला गया था। नीतीश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कलाम एक महान व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें उस रात एक ऐसे फैसले पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया जो गलत था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे गलत माना। लेकिन क्या सच में कलाम पर दबाव डाला गया था, या फिर यह संविधान के ढांचे की सीमा थी, जहां राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख हैं और वास्तविक शक्ति कैबिनेट के पास है? जब हम पूछते हैं कौन था असली मास्टरमाइंड, तो हमें एक बहुत पुराने लतीनी सिद्धांत की याद आती है, क्यूई बोनो, यानी किसको फायदा हुआ। अगर हम इस सिद्धांत को बिहार विधानसभा विघटन की घटना पर लागू करें तो कुछ दिलचस्प तस्वीर उभरती है। सबसे पहले देखें, 23 मई 2005 को विधानसभा भंग हुई और अक्टूबर-नवंबर में फिर चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो क्या इसका मतलब यह है कि विधानसभा भंग करने से एनडीए को फायदा हुआ? एक नजर में ऐसा लगता है, लेकिन नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि विधानसभा भंग करने से उन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि मई में ही वे सरकार बनाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए विधानसभा भंग करवा दी गई। दूसरी तरफ देखें, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव। फरवरी 2005 के चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत नहीं मिला, और अगर एनडीए सरकार बना लेता तो लालू की 15 साल की राजनीतिक ताकत खत्म हो जाती। अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में आरजेडी को भारी नुकसान हुआ, नीतीश की सरकार बनी और बिहार की राजनीति में लालू का युग खत्म हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि विधानसभा भंग करने से लालू को नुकसान हुआ? लेकिन तब सवाल यह है, अगर लालू को नुकसान हुआ तो फिर विपक्ष क्यों कहता है कि विधानसभा भंग करने के पीछे लालू का हाथ था? असल में इस पहेली का जवाब समय की समझ में छिपा है। मई 2005 में स्थिति यह थी कि नीतीश कुमार बहुमत जुटा रहे थे, और अगर उन्हें कुछ और दिन मिल जाते तो वे सरकार बना लेते, और अगर ऐसा होता तो उसी समय लालू की ताकत खत्म हो जाती। इसलिए उस समय लालू के लिए सबसे बड़ा खतरा यही था कि नीतीश तुरंत सरकार बना ले। अगर विधानसभा भंग होती है और फिर से चुनाव होते हैं तो कम से कम 6 महीने की देरी हो जाएगी, और उस समय में कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, गठबंधन टूट सकते हैं, नई रणनीति बन सकती है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्ष का यह आरोप था कि लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर दबाव डाला कि बिहार विधानसभा तुरंत भंग कर दी जाए, ताकि नीतीश को सरकार बनाने से रोका जा सके। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी लालू प्रसाद यादव को मास्टरमाइंड नहीं कहा गया है, न ही कोई दस्तावेज है जो यह साबित करे कि उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव डाला। यह एक राजनीतिक आरोप है, एक संस्करण है जिसे विपक्ष ने उठाया और जो अभी तक बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर हम क्यूई बोनो सिद्धांत को और आगे ले जाएं, तो एक और सवाल उभरता है, केंद्र सरकार को क्या फायदा हुआ? 2005 में केंद्र में यूपीए सरकार थी, जिसमें कांग्रेस प्रमुख थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यूपीए को बाहर से आरजेडी का समर्थन था, यानी लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे। अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती और लालू की राजनीतिक ताकत कमजोर होती, तो इसका असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ सकता था। इसलिए यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक सहयोगी को बचाने के लिए बिहार विधानसभा भंग करवाई। लेकिन फिर से वही सवाल, इसका सबूत क्या है? राज्यपाल बूटा सिंह की रिपोर्ट में यह दावा था कि विधायकों को तोड़ा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और अगर यह जारी रहा तो संवैधानिक व्यवस्था प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट में कोई ठोस सामग्री नहीं थी, न कोई सत्यापित जानकारी। यह केवल उनका निजी अनुमान था, जिसे अदालत ने
इप्से डिक्सिट यानी खुद कह दिया इसलिए सच जैसा माना। तो फिर सवाल यह है, अगर राज्यपाल की रिपोर्ट इतनी कमजोर थी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे क्यों स्वीकार कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने कहा कि मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की रिपोर्ट को गॉस्पल ट्रूथ यानी परम सत्य की तरह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए था, बल्कि उसे सत्यापित करना चाहिए था। पूछना चाहिए था कि सबूत क्या है, तथ्य क्या है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 22 मई की रात 11 बजे कैबिनेट बैठक हुई, राज्यपाल की रिपोर्ट पेश की गई और बिना गहरी जांच के सिफारिश कर दी गई कि विधानसभा भंग कर दी जाए। क्यों इतनी जल्दी थी? क्यों रात 11 बजे बैठक हुई और आधी रात को मॉस्को में राष्ट्रपति को फैक्स भेजा गया? क्या यह सामान्य प्रक्रिया थी या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि राष्ट्रपति के पास सोचने का समय न मिले और सुबह होने से पहले फैसला हो जाए? कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें यह सब अचानक और असामान्य लगा और उन्होंने सवाल भी पूछे, लेकिन अंततः उन्हें लगा कि अगर वे सलाह वापस भेजते हैं तो भी परिणाम वही होगा, इसलिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। लेकिन यह स्वीकृति किस कीमत पर आई? कलाम उस रात सो नहीं पाए और उस फैसले का बोझ उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक ढोया। तो फिर सवाल वापस आता है, असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या ये लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने अपनी ताकत बचाने के लिए केंद्र पर दबाव डाला? क्या ये केंद्र सरकार थी जिसने अपने राजनीतिक सहयोगी को बचाने के लिए बिहार विधानसभा भंग करवाई? क्या ये राज्यपाल बूटा सिंह थे जिन्होंने अपनी निजी राय को तथ्य बताकर रिपोर्ट भेजी? या फिर ये कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की एक खामी थी, जहां राज्यपाल की रिपोर्ट को बिना पर्याप्त जांच के स्वीकार किया जा सकता है। कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति को मानना पड़ता है और अंततः जनता के जनादेश को संवैधानिक प्रक्रिया के नाम पर रोका जा सकता है। 24 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में यही संकेत दिया। अदालत ने कहा कि राज्यपाल ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑम्बड्समैन यानी राजनीतिक तानाशाह निगरानी अधिकारी नहीं हो सकते और उनकी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दें, न कि अनुमान और आशंकाओं के आधार पर। लेकिन अगर राज्यपाल की रिपोर्ट गलत थी, कैबिनेट ने उसे बिना जांच स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति ने संवैधानिक दबाव में स्वीकृति दे दी, तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इस पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही किसकी है? क्या कभी किसी ने जवाब दिया इस सवाल का? S.M. खान, जो 2005 में डॉक्टर कलाम के प्रेस सेक्रेटरी थे और मॉस्को की उस यात्रा में उनके साथ थे, ने 2015 में कलाम के निधन के कुछ महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से उस रात की बात कही। वे बोले कि मॉस्को में उस स्वीट के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर उन्होंने देखा था कि 3 बजे के बाद भी राष्ट्रपति के कमरे में रोशनी जल रही थी और सुबह जब मिले तो कलाम साहब की आंखों में एक ऐसी थकान थी जो नींद की कमी से नहीं बल्कि किसी भारी बोझ से आती है। खान के अनुसार उस सुबह नाश्ते की मेज पर कलाम ने कुछ नहीं खाया, बस चाय के प्याले को पकड़े रहे और खिड़की से बाहर मॉस्को की सुबह को देखते रहे, जैसे किसी दूर की चीज को खोज रहे हों। खान ने पूछा था, सर सब ठीक है? और कलाम ने जवाब दिया था, कभी कभी संविधान और अंतरात्मा के बीच की दूरी बहुत छोटी दिखती है, लेकिन जब उसे पार करना पड़ता है तो वो दूरी समंदर जितनी लंबी हो जाती है। ये कलाम के निजी जीवन की उन दुर्लभ झलकों में से एक है जो हमें बताती है कि 23 मई की वो रात सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये एक इंसान की आत्मा पर लगा घाव था जो कभी नहीं भरा। लेकिन यह सिर्फ कलाम की तकलीफ नहीं थी, ये उनके परिवार की भी तकलीफ बन गई। कलाम के करीबी लोगों ने बाद में बताया कि जब वे मॉस्को से लौटे और सुप्रीम कोर्ट का मामला चलने लगा तो वे घर पर भी
अक्सर खोए खोए रहते थे। उनके भाई के बेटे, जो उनके बहुत करीब थे, ने एक बार कहा था कि कलाम साहब उन दिनों शाम को अकेले बैठकर पुरानी किताबें पढ़ते रहते थे। संविधान की किताबें, राष्ट्रपतियों के फैसलों पर लिखी किताबें और कभी कभी धार्मिक ग्रंथ भी, जैसे वे किसी जवाब की तलाश में हों। उनके परिवार को पता था कि बिहार का मामला उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन वे खुद कभी इसके बारे में घर पर बात नहीं करते थे, बस चुप रहते थे। और वो चुप्पी परिवार के लिए सबसे मुश्किल थी। एक बार उनकी भतीजी ने पूछा था, चाचा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? और कलाम ने बस इतना कहा था, बेटी, कभी कभी सही काम करने और सही दिखने में फर्क होता है, और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा रास्ता चुना। ये वाक्य उनके परिवार के लिए एक रहस्य बना रहा। क्या वे अपने फैसले पर शक कर रहे थे, या फिर उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई? उनकी किताब टर्निंग पॉइंट्स में एक पंक्ति है जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वे लिखते हैं, उस रात मॉस्को में मैं खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, क्या मेरी अंतरात्मा बड़ी है या राष्ट्रहित? और आज भी सालों बाद मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये पंक्ति हमें बताती है कि कलाम ने कभी खुद को माफ नहीं किया। वे जानते थे कि उन्होंने संवैधानिक रूप से सही किया, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटती रही कि क्या वे और ज्यादा सवाल पूछ सकते थे? क्या वे सलाह वापस भेज सकते थे? क्या वे एक रात और सोच सकते थे? और ये पछतावा सिर्फ एक व्यक्तिगत दर्द नहीं था, ये एक सवाल था जो भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर उगता है। अगर राष्ट्रपति खुद अपने फैसले पर शक करते हैं, तो संविधान की वो व्यवस्था कितनी मजबूत है जो उन्हें उस फैसले पर मजबूर करती है? क्या यही लोकतंत्र है जहां सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा को दबाकर एक ऐसे फैसले पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जिस पर वे खुद विश्वास नहीं करते? इस कहानी में एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे लोग जो इस फैसले की कीमत चुकाने वाले थे, लेकिन जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। बिहार के 243 निर्वाचित विधायक, जिन्हें जनता ने चुना था, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, जीता था और अब सरकार बनाने का इंतजार कर रहे थे, उनका क्या हुआ? 23 मई की सुबह जब खबर आई कि विधानसभा भंग हो गई है, तो पटना में कई विधायकों ने रोते हुए कहा, हमें मौका तक नहीं मिला। एक निर्दलीय विधायक जो एनडीए को समर्थन देने वाला था ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत चुनाव में लगा दी थी, जीता, और अब कहा जा रहा है कि फिर से चुनाव होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि फिर से लड़ सकूं। ये वे लोग थे जिनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं था, ये उनकी जिंदगी का दांव था। और एक रात की बैठक और एक फैक्स ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। और सबसे दुखद बात यह थी कि जब अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हुए, तो उन 17 निर्दलियों में से अधिकांश हार गए, क्योंकि उनके पास फिर से चुनाव लड़ने के लिए न पैसे थे, न संगठन, न पार्टी का समर्थन। तो किसके लिए हुआ यह फैसला? लोकतंत्र के लिए, या फिर उन ताकतों के लिए जो नहीं चाहती थीं कि कुछ लोग सत्ता में आए? बिहार विधानसभा विघटन की कहानी में सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, कलाम का विश्वास उन लोगों पर डगमगाता गया जिन्हें उन्हें भरोसा करना चाहिए था। मई 2005 के बाद के महीनों में जब बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कलाम ने धीरे धीरे महसूस किया कि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। राज्यपाल बूटा सिंह की जो रिपोर्ट उन्हें दिखाई गई थी, उसमें कथित हॉर्स ट्रेडिंग और कथित भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्यपाल के पास क्या सबूत थे, तो सरकार की तरफ से कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया। न कोई नाम, न कोई बैंक ट्रांजैक्शन, न कोई विधायक का बयान।
बस राज्यपाल का कहना था कि उन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन किससे, कब, कैसे, ये किसी ने नहीं बताया। कलाम को लगने लगा कि उन्होंने एक ऐसे फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए जो अधूरी जानकारी पर आधारित था, और अब सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला चुनौती के घेरे में था। उन महीनों में कलाम के व्यवहार में एक बदलाव आया। जो लोग उनके करीब थे, उन्होंने देखा कि वे अब राजनीतिक मामलों में पहले से ज्यादा सवाल पूछने लगे थे। पहले वे कैबिनेट की सलाह को आमतौर पर स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब वे हर फाइल को ध्यान से पढ़ते, हर सलाह पर सवाल उठाते और कभी-कभी फाइल वापस भेज देते कि और जानकारी चाहिए। यह बदलाव सिर्फ काम का नहीं था, ये विश्वास टूटने का था। कलाम ने अपनी डायरी में लिखा था, जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा टूटता है, तो आप सिर्फ उस एक व्यक्ति पर शक नहीं करते, आप सबकी नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। ये पंक्ति शायद बिहार प्रकरण के बाद के कलाम के मन की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन है। वे अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। उनके पूर्व सहयोगियों ने बाद में बताया कि कलाम ने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि मुझे उस रात मॉस्को में जो जानकारी दी गई थी वो जानबूझकर अधूरी थी, ताकि मैं जल्दी में फैसला कर लूं। लेकिन उन्होंने ये बात कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कही, क्योंकि ऐसा करना सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना होता और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राजनीति से ऊपर रहना होता है। लेकिन ये पैरानोया, ये संदेह, ये अविश्वास सिर्फ कलाम तक सीमित नहीं था। बिहार में भी उन महीनों में राजनीतिक वातावरण में एक अजीब तनाव था। नीतीश कुमार और एनडीए के नेता कह रहे थे कि उन्हें रोकने के लिए साजिश हुई थी, और जिन विधायकों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वे अपना रुख बदल लें। एक निर्दलीय विधायक ने बाद में नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मई के बाद उसके पास अनजान लोगों के फोन आने लगे थे, कभी धमकी, कभी प्रलोभन, कि अगर तुम एनडीए का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह सब किसकी तरफ से हो रहा था, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन उस विधायक ने कहा, मुझे लगा कि मैं किसी बड़े खेल का मोहरा बना दिया गया हूं और मुझे पता भी नहीं कि खिलाड़ी कौन है। ये वही पैरानोया है जो तब पैदा होता है जब सत्ता के खेल में पारदर्शिता नहीं होती, जब फैसले रात की बैठकों में होते हैं, जब फैक्स आधी रात को भेजे जाते हैं और जब जनता को यह बताया जाता है कि यह आपके भले के लिए है, लेकिन असली वजह कभी सामने नहीं आती। इस पूरे प्रकरण में एक और बात थी जिसने कलाम को बेचैन किया। वो था दोहरा चेहरा जो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में देखा। सार्वजनिक रूप से तो सब कह रहे थे कि बिहार विधानसभा भंग करना लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी था, कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी थी, कि जनता को नया जनादेश देना था। लेकिन निजी बातचीत में जब कलाम ने कुछ लोगों से पूछा तो उन्हें एक अलग ही तस्वीर दिखी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह तो राजनीतिक जरूरत थी, कुछ कह रहे थे कि केंद्र को अपने सहयोगी को बचाना था, और कुछ तो यहां तक कह रहे थे कि बिहार में अगर एनडीए आ गई तो केंद्र की सरकार के लिए मुश्किल हो जाती। यानी सार्वजनिक नैरेटिव कुछ और था और असली वजह कुछ और। कलाम को यह दोहरापन बहुत तकलीफ देता था। उन्होंने एक बार अपने करीबी से कहा था, अगर असली वजह राजनीतिक थी तो मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कहा गया? क्यों यह दिखावा किया गया कि यह संवैधानिक जरूरत है? लेकिन उन्हें जवाब पता था, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को यह पता चल जाता कि फैसला पूरी तरह राजनीतिक है तो शायद वे स्वीकृति न देते। 7 अक्टूबर 2005 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिहार विधानसभा भंग करना असंवैधानिक था, तो कलाम के मन में जो तूफान उठा वो सिर्फ शर्म या पछतावे का नहीं था, ये गुस्से का भी था। गुस्सा इस बात का कि उन्हें जानबूझकर अधूरी जानकारी दी गई थी। गुस्सा इस बात का कि उनका इस्तेमाल एक राजनीतिक फैसले को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए किया गया था।
उनके एक सहयोगी ने बताया कि उस दिन शाम को कलाम ने कहा था, मैं सोचता था कि राष्ट्रपति होना सम्मान की बात है, लेकिन आज मुझे लगता है कि यह एक ऐसी कैद है जहां आपको दूसरों के फैसलों पर मुहर लगानी पड़ती है, भले ही आपकी अंतरात्मा उसके खिलाफ हो। यह शायद सबसे कड़वा एहसास था कि सबसे बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद उनकी आवाज का कोई मतलब नहीं था, और जब उन्होंने इस्तीफा पत्र लिखा तो वो सिर्फ जिम्मेदारी लेने का तरीका नहीं था, ये एक चीख थी, एक प्रोटेस्ट था कि मैं इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां मेरी ईमानदारी का इस्तेमाल बेईमानी को छिपाने के लिए किया जाए। लेकिन कलाम ने अंततः इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? इस सवाल का जवाब शायद उनकी उसी बातचीत में छिपा है जो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी। जब कलाम ने इस्तीफा पत्र दिखाया तो प्रधानमंत्री ने कहा, सर, अगर आप जाते हैं तो ये एक संदेश जाएगा कि राष्ट्रपति और सरकार के बीच विश्वास टूट गया है और ये देश के लिए संवैधानिक संकट होगा। कलाम ने जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फैसला गलत था, तो क्या मुझे उस गलती की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? और प्रधानमंत्री ने कहा, सर, वो कैबिनेट का फैसला था और संविधान के अनुसार आपने सही किया, इसमें आपकी कोई व्यक्तिगत गलती नहीं। ये बातचीत दो सच्चाइयों के बीच की लड़ाई थी, कानूनी सच्चाई और नैतिक सच्चाई। कानूनी रूप से कलाम ने सही किया था, लेकिन नैतिक रूप से उनकी अंतरात्मा कचोटती थी कि वे एक गलत फैसले का हिस्सा बने। अंततः कलाम ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आगे से किसी भी बड़े फैसले पर उन्हें पूरी और पारदर्शी जानकारी दी जाएगी, और अगर उन्हें लगेगा कि जानकारी अधूरी है तो वे फाइल वापस भेज देंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे कुछ बदला? क्या बिहार विधानसभा विघटन के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव आया, या फिर यह एक ऐसी घटना बनकर रह गई जिसने एक इंसान की जिंदगी तोड़ दी, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी रही? सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज तक किसी ने जवाबदेही स्वीकार नहीं की। न राज्यपाल बूटा सिंह ने माफी मांगी, न केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कबूला कि उनसे गलती हुई। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला असंवैधानिक था, और फिर सब आगे बढ़ गए। जिन 243 विधायकों की विधानसभा भंग की गई थी, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई माफी नहीं मिली। जो निर्दलीय अक्टूबर नवंबर के चुनाव में हार गए, वे अपनी बर्बादी का बोझ ढोते रहे। और कलाम, वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक उस रात की याद से जूझते रहे। 2015 में जब उनका निधन हुआ तो उनकी किताब टर्निंग पॉइंट्स में बिहार प्रकरण वाला अध्याय सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अध्यायों में से एक था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि उस रात मॉस्को में क्या हुआ था और क्यों एक इतने ईमानदार और समर्पित राष्ट्रपति को इस्तीफा देने तक का विचार आया। और अब 20 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या वो फैसला सच में लोकतंत्र बचाने के लिए था, या फिर यह सत्ता के खेल का एक चाल था जिसे संवैधानिक जामा पहना दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं था, कि वो सिर्फ अनुमान और आशंकाओं पर टिकी थी। तो फिर सवाल यह है, अगर सबूत नहीं था तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना जांच के उसे क्यों मान लिया? क्या यह जल्दबाजी थी या फिर जानबूझकर की गई रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राजनीतिक वजह थी
कि केंद्र अपने सहयोगी को बचाना चाहता था या नीतीश कुमार को रोकना चाहता था, तो यह खुलकर क्यों नहीं कहा गया? क्यों यह दिखावा किया गया कि यह संवैधानिक जरूरत है? जवाब शायद यह है कि भारतीय राजनीति में पारदर्शिता की कमी है। फैसले पर्दे के पीछे होते हैं, असली वजहें छिपाई जाती हैं और जनता को सिर्फ वही बताया जाता है जो दिखने में अच्छा लगे। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है? वे लोग जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जैसे कलाम, जिन्होंने संविधान को मानते हुए फैसले पर हस्ताक्षर किए और फिर पूरी जिंदगी उसका बोझ ढोया। 23 मई 2005 की वो रात, जब मॉस्को से एक फैक्स भेजा गया और बिहार की विधानसभा का भविष्य तय हो गया, वो रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रह गई। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उस रात से कोई सबक नहीं सीखा गया। आज भी राज्यपाल की रिपोर्टें उसी तरह आती हैं, बिना पर्याप्त सबूत के। आज भी केंद्र सरकार उन्हें उसी तरह मान लेती है, बिना गहरी जांच के। और आज भी राष्ट्रपति को वही संवैधानिक बाध्यता है कि वे कैबिनेट की सलाह माने, भले ही उनकी अंतरात्मा उसके खिलाफ हो। तो फिर सवाल यह है, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो फिर अगला बिहार प्रकरण कब होगा? और कौन होगा अगला कलाम जो अपनी अंतरात्मा और संविधान के बीच फंस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस दिन को रोक सकते हैं? या फिर यह भारतीय लोकतंत्र की नियति है कि सत्ता के खेल में ईमानदारी हमेशा हारती है और झूठ संवैधानिक जामे में जीत जाता है? जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि राज्यपाल बूटा सिंह की रिपोर्ट के समर्थन में कोई दस्तावेज है क्या, तो जवाब में एक अजीब खामोशी छा गई। फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ दस्तावेज गोपनीय प्रकृति के हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से पेश नहीं किए जा सकते। लेकिन अदालत ने पूछा, कौन से दस्तावेज, किस एजेंसी की रिपोर्ट, किस विधायक के बारे में जानकारी? और फिर से वही खामोशी। असल में जो हुआ था वो ये था, बिहार की राजधानी पटना में स्थित राज्यपाल सचिवालय की फाइलों में से कुछ पन्ने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। यह बात उन दिनों चर्चा में नहीं आई, लेकिन जो अधिकारी उस समय राज्यपाल कार्यालय में थे, उनमें से एक ने बरसों बाद नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मई के तीसरे हफ्ते में, ठीक उन दिनों जब राज्यपाल अपनी अंतिम निर्णायक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, कुछ फाइलों को पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि जो जानकारी पहले सामान्य श्रेणी में थी, उसे अचानक अति गोपनीय बना दिया गया और फिर वे फाइलें किसी सुरक्षित तिजोरी में बंद कर दी गईं। लेकिन सवाल यह था, उन फाइलों में क्या था? उस अधिकारी के अनुसार उनमें कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हुई बैठकों के नोट्स थे, कुछ फोन कॉल्स के रिकॉर्ड थे और कुछ ऐसे पत्र थे जो राज्यपाल को मिले थे। अगर वे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाते तो शायद यह साफ हो जाता कि राज्यपाल की रिपोर्ट में जो कथित हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही गई थी वो किस आधार पर थी, या फिर यह उजागर हो जाता कि वास्तव में कोई ठोस आधार नहीं था। लेकिन वे दस्तावेज कभी सामने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मांगा, सरकार ने बार बार टाला और अंततः अदालत को बिना उन दस्तावेजों के ही फैसला सुनाना पड़ा। तो सवाल यह है, अगर वे दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण थे कि राज्यपाल ने उन्हीं के आधार पर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, तो फिर उन्हें अदालत से क्यों छिपाया गया? जब हम अभिलेखागारों की बात करते हैं तो सिर्फ कागजों का ढेर नहीं दिखता, बल्कि इतिहास की वो चुप्पी दिखती है जो कुछ लोग जानबूझकर पैदा करते हैं। बिहार प्रकरण में भी यही हुआ। राज्यपाल कार्यालय की फाइलों के अलावा गृह मंत्रालय की कुछ फाइलें भी लापता हो गईं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब सूचना के अधिकार के तहत कुछ कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्रालय से बिहार प्रकरण से जुड़ी फाइलें मांगी, तो जवाब आया कि संबंधित फाइलें संग्रहालय में भेज दी गई हैं
और उन्हें खोजने में समय लगेगा। लेकिन महीनों बाद भी वे फाइलें नहीं मिली। आखिर उन फाइलों में क्या था जो इतना संवेदनशील था कि उन्हें छिपाना पड़ा? एक संभावना यह है कि उनमें कैबिनेट की 22 मई की रात की बैठक के मिनट्स थे, यानी उस बैठक में किसने क्या कहा, किसने आपत्ति उठाई, किसने समर्थन किया। अगर वे मिनट सामने आते तो शायद यह पता चलता कि क्या सच में पूरी कैबिनेट एक मत से विधानसभा भंग करने के पक्ष में थी, या फिर कुछ मंत्रियों ने असहमति जताई थी लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। और यह सिर्फ राज्यपाल कार्यालय और गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं था। राष्ट्रपति भवन में भी कुछ अजीब हुआ। कलाम के एक पूर्व सहयोगी ने बताया कि जब बिहार मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब राष्ट्रपति भवन के रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें आंतरिक समीक्षा के लिए निकाली गई थीं और वे दोबारा कभी उसी जगह वापस नहीं रखी गईं। उन फाइलों में क्या था? संभवतः मॉस्को से आए फैक्स की मूल प्रति, कलाम और प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत के नोट्स और शायद वे सवाल भी जो कलाम ने उस रात पूछे थे। अगर वे दस्तावेज सामने आते तो शायद यह साफ होता कि कलाम ने कितनी मुश्किल से, कितने सवालों के बाद और कितनी हिचकिचाहट के साथ उस फैक्स पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन वे दस्तावेज भी गायब हो गए और इतिहास में सिर्फ यह दर्ज रह गया कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। लेकिन उस स्वीकृति के पीछे की मानसिक यातना, संघर्ष और द्वंद्व, वो सब उन गायब फाइलों के साथ खो गया। तो सवाल यह है, जब इतिहास लिखा जाता है तो क्या सिर्फ वही लिखा जाता है जो सत्ता चाहती है कि लिखा जाए, और जो सच्चाई असुविधाजनक है उसे फाइलों में बंद करके किसी अंधेरी अलमारी में फेंक दिया जाता है? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि विधानसभा भंग करना असंवैधानिक था, तब भी उन गायब दस्तावेजों की कोई जांच नहीं हुई। न किसी ने पूछा कि वे फाइलें कहां गईं, न किसी ने जवाबदेही तय की कि उन्हें छिपाने का आदेश किसने दिया। यह भारतीय लोकतंत्र की एक विडंबना है। जब कोई गलती होती है और अदालत उसे गलत करार देती है, तब भी सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। बस फैसला सुना दिया जाता है और सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। इस मामले में तो हद यह हो गई कि अदालत ने साफ कहा कि कार्रवाई असंवैधानिक थी, लेकिन फिर भी न तो राज्यपाल ने इस्तीफा दिया, न किसी मंत्री को जिम्मेदारी से हटाया गया और न ही कोई जांच बैठाई गई कि आखिर असल में हुआ क्या था। तो फिर क्या मतलब रह जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं होता? क्या न्याय सिर्फ एक कागज पर लिखा शब्द बनकर रह जाता है जिसका असर सिर्फ किताबों में दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदलता? डॉक्टर अब्दुल कलाम जब 2002 में राष्ट्रपति बने थे तब वे 70 साल के थे, लेकिन उनकी ऊर्जा, उत्साह और चेहरे की चमक देखकर कोई भी कह सकता था कि ये इंसान अभी भी जवान है। वे रोज सुबह 5 बजे उठते थे, योग करते थे, किताबें पढ़ते थे और राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मिलकर उन्हें विज्ञान के बारे में बताते थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो तब आती है जब कोई इंसान अपने काम से प्यार करता है, अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है और अपनी ईमानदारी पर गर्व करता है। लेकिन मई 2005 के बाद जो लोग कलाम के करीब थे उन्होंने एक बदलाव देखा। पहले वे हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते थे, लेकिन अब उनकी मुस्कान में एक खोखलापन था, जैसे वे मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। उनकी नींद कम हो गई थी। जो सहयोगी रात को देर तक काम करते थे वे अक्सर देखते थे कि राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में रोशनी जल रही है और कलाम साहब अकेले बैठे कुछ पढ़ रहे हैं या खिड़की से बाहर देख रहे हैं। शारीरिक रूप से भी उनमें बदलाव आया। जो बाल पहले काले थे अब तेजी से सफेद हो रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं और चलने का तरीका भी बदल गया था। पहले जो तेज और आत्मविश्वास से भरी चाल थी,
अब वो धीमी और थकी हुई लगने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनकी आंखों में था। वो चमक खो गई थी। अब उनकी आंखें एक ऐसे इंसान की आंखें लगती थीं जिसने कुछ ऐसा देख लिया है जो देखना नहीं चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा कर दिया है जो करना नहीं चाहता था। उनके एक करीबी मित्र ने बाद में बताया कि एक बार उन्होंने कलाम से पूछा था, डॉक्टर साहब, आप इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? तो कलाम ने बस इतना कहा था, जब आप किसी ऐसे फैसले का हिस्सा बन जाते हैं जिसे आप अपनी आत्मा से स्वीकार नहीं कर पाते, तो वो फैसला आपको अंदर से खा जाता है। ये सिर्फ मन का नहीं, शरीर का भी बोझ हो जाता है। ये बात सुनकर उनके मित्र समझ गए कि बिहार प्रकरण ने कलाम को किस हद तक तोड़ दिया है, और ये सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक पीड़ा भी बन गई थी। इस सब के बीच कलाम ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो था अपने काम करने के तरीके में। पहले वे कैबिनेट की सलाह को आमतौर पर स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब वे हर फाइल को ध्यान से पढ़ते, हर सलाह पर सवाल उठाते, और अगर उन्हें लगता कि जानकारी अधूरी है तो फाइल वापस भेज देते। राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अधिकारियों ने बताया कि बिहार प्रकरण के बाद कलाम साहब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। वे किसी भी फैसले पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करते थे जब तक उन्हें पूरी जानकारी न मिल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक फाइल उनके पास आई जिसमें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश थी। पहले तो कलाम ने फाइल पढ़ी, फिर उन्होंने गृह मंत्रालय को फोन किया और पूछा, राज्यपाल की रिपोर्ट में जो आरोप हैं उनके समर्थन में क्या सबूत हैं? जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फाइल वापस भेज दी और कहा, ठोस सबूत लेकर आइए, तब मैं इस पर विचार करूंगा। ये बात पूरे राजनीतिक गलियारों में फैल गई कि कलाम अब बिहार प्रकरण की वजह से बहुत सख्त हो गए हैं और अब उन्हें आसानी से मनाया नहीं जा सकता। लेकिन सच तो यह था कि कलाम सख्त नहीं हुए थे, वे सिर्फ सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक बार धोखा दिया जा चुका था और वे दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस सारे बदलाव के बीच कलाम के मन में एक सवाल लगातार उठता रहा, क्या वे सच में धोखा खाए थे, या फिर यह पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि राष्ट्रपति को धोखा खाना ही पड़ता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं और यह माना जाता है कि मंत्रिपरिषद ईमानदारी से और तथ्यों के आधार पर सलाह देगी। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद खुद अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर सलाह दे रही है तो राष्ट्रपति क्या करें? क्या वे हर बार जांच एजेंसी बैठा सकते हैं? क्या वे हर फाइल को खुद सत्यापित कर सकते हैं? नहीं, व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। तो फिर सिस्टम में इस खामी का समाधान क्या है? कलाम ने इस पर बहुत सोचा और एक बार अपनी डायरी में लिखा, भरोसा लोकतंत्र की नींव है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो क्या होता है? क्या लोकतंत्र भी टूट जाता है? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, क्योंकि बिहार प्रकरण ने यह दिखा दिया था कि संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा टूटना कितना खतरनाक हो सकता है। जब हम पूछते हैं असली मास्टरमाइंड कौन था, तो हम एक गलत सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि असली मास्टरमाइंड कोई एक व्यक्ति नहीं था। ये एक पूरा सिस्टम था जिसमें कई लोग शामिल थे और हर किसी की अपनी भूमिका थी। लेकिन अगर हम क्यूई बोनो सिद्धांत को लागू करें, यानी किसको फायदा हुआ, तो कुछ दिलचस्प तस्वीर उभरती है। आइए देखें। 23 मई 2005 को विधानसभा भंग हुई। अक्टूबर नवंबर में फिर चुनाव हुए और नीतीश कुमार की सरकार बनी। तो नीतीश कुमार को फायदा हुआ या नुकसान? वे खुद कहते हैं कि नुकसान हुआ, क्योंकि मई में ही वे सरकार बना सकते थे। लेकिन अगर गहराई से देखें तो अक्टूबर नवंबर के चुनाव में एनडीए को इतना भारी बहुमत मिला कि नीतीश की सरकार पूरे 5 साल चली, और फिर दोबारा और फिर दोबारा। अगर मई में सरकार बनती तो वो एक कमजोर गठबंधन होती जिसमें निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन होता और कभी भी सरकार गिर सकती थी। लेकिन अक्टूबर में जो सरकार बनी वो मजबूत थी, स्थिर थी और नीतीश को बिहार की राजनीति में स्थापित कर गई। तो क्या नीतीश कुमार को फायदा हुआ? शायद लंबी अवधि में हां,
लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था। अब देखें लालू प्रसाद यादव को। फरवरी 2005 में उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन बहुमत नहीं था। अगर एनडीए मई में सरकार बना लेता तो लालू की 15 साल की राजनीतिक ताकत उसी समय खत्म हो जाती। विधानसभा भंग करने से उन्हें थोड़ा समय मिला, लेकिन अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में उनकी पार्टी की बुरी हार हुई। तो लालू को फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान ही हुआ। लेकिन अगर विधानसभा न भंग होती तो नुकसान और जल्दी होता। तो क्या लालू ने समय खरीदा? शायद हां। लेकिन क्या यह साबित करता है कि वे मास्टरमाइंड थे? नहीं, क्योंकि अगर वे सच में मास्टरमाइंड होते तो अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में उनकी रणनीति बेहतर होती और वे हारते नहीं। अब देखें केंद्र सरकार को, यूपीए को। उन्हें क्या फायदा हुआ? कुछ महीनों के लिए उन्होंने अपने सहयोगी लालू को सांस लेने का मौका दिया, लेकिन लंबी अवधि में नीतीश कुमार का उदय हुआ जो यूपीए के खिलाफ थे। तो यूपीए को भी फायदे से ज्यादा नुकसान ही हुआ। तो फिर सवाल यह है, अगर किसी को भी साफ तौर पर फायदा नहीं हुआ तो फिर यह पूरा खेल किसके लिए था? जवाब शायद यह है कि यह खेल किसी के लिए नहीं था, यह सिर्फ किसी के खिलाफ था। मई 2005 में जो सबसे बड़ा खतरा था वो था कि नीतीश कुमार तुरंत सरकार बना ले। उस समय की राजनीतिक स्थिति में केंद्र में यूपीए सरकार के लिए यह स्वीकार्य नहीं था कि बिहार में एनडीए की सरकार बने, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और वहां की राजनीति का असर राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अगर नीतीश उस समय मुख्यमंत्री बन जाते तो यूपीए के लिए राजनीतिक रूप से शर्मिंदगी होती और लालू, जो उनके सहयोगी थे, कमजोर हो जाते। इसलिए उस समय का फैसला यह रहा होगा कि जो भी हो, नीतीश को अभी सरकार बनाने से रोको। लेकिन यह रोकना कैसे हो? सामान्य तरीके से नहीं हो सकता था, क्योंकि नीतीश के पास बहुमत आ रहा था। तो असामान्य तरीका अपनाया गया। राज्यपाल की एक कमजोर रिपोर्ट के आधार पर रात की कैबिनेट बैठक में और मॉस्को से फैक्स के जरिए विधानसभा भंग करवा दी गई। यह योजना किसने बनाई? राज्यपाल बूटा सिंह ने? केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने? या फिर किसी और ने? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार था, बल्कि अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। लेकिन अगर हम राजनीतिक विश्लेषण करें तो एक बात साफ है, यह पूरा खेल केंद्र सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है। अगर कैबिनेट चाहती तो राज्यपाल की रिपोर्ट को वापस भेज सकती थी और कह सकती थी कि ठोस सबूत लेकर आइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रात 11 बजे बैठक बुलाई गई और आधी रात को फैक्स भेज दिया गया। यह जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि अगर सुबह तक इंतजार किया जाता तो शायद मीडिया में खबर आ जाती, सवाल उठते और फिर फैसला लेना मुश्किल हो जाता। इसलिए रात का अंधेरा चुना गया ताकि सुबह होने से पहले सब कुछ हो जाए। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मॉस्को में थे, यानी वे भारत में नहीं थे, जहां वे प्रधानमंत्री से आमने सामने बात कर सकते। फोन पर बातचीत में वो गहराई नहीं आती जो व्यक्तिगत मुलाकात में आती है। तो क्या यह संयोग था कि यह फैसला ठीक उस समय लिया गया जब राष्ट्रपति विदेश में थे, या फिर यह भी योजना का हिस्सा था? हमें नहीं पता, लेकिन सवाल उठता है, क्या असली मास्टरमाइंड वो व्यक्ति या लोग थे जिन्होंने यह टाइमिंग चुनी, यह तरीका चुना और यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ इतनी तेजी से हो कि किसी को रोकने का मौका न मिले? 22 मई 2005 की देर शाम, जब पटना में गर्मी की उमस अपने चरम पर थी और राजधानी के राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, राजभवन में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। राज्यपाल बूटा सिंह के निजी सचिव ने बाद में नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शाम 6:30 बजे के आसपास
एक व्यक्ति राजभवन के पिछले दरवाजे से आया था। यह दरवाजा आमतौर पर बंद रहता था और सिर्फ विशेष मेहमानों के लिए खोला जाता था। उस व्यक्ति का नाम विजिटर्स रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। सुरक्षा कैमरों के फुटेज भी बाद में गायब हो गए। लेकिन जो स्टाफ उस समय ड्यूटी पर था, उसने देखा कि वो व्यक्ति सीधे राज्यपाल के निजी कक्ष में गया और करीब 45 मिनट तक वहां रहा। उन 45 मिनटों में क्या बातचीत हुई, ये आज तक रहस्य है। लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर निकला तो उसका चेहरा गंभीर था और राज्यपाल का चेहरा और भी गंभीर। राज्यपाल के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि उस मुलाकात के तुरंत बाद बूटा सिंह ने अपने निजी सचिव को बुलाया और कहा कि वे अगली सुबह तक केंद्र सरकार को एक अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट भेजेंगे। ये वही रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार की स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और विधानसभा को तुरंत भंग करना जरूरी है। तो क्या उस गुप्त आगंतुक और अगले दिन की निर्णायक रिपोर्ट के बीच कोई संबंध था, या ये सिर्फ संयोग था कि ठीक उसी शाम जब राज्यपाल को वो गुप्त मुलाकात हुई, अगले ही दिन पूरा खेल बदल गया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था, तब याचिकाकर्ताओं ने इस गुप्त मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि राजभवन के कुछ स्टाफ इस बात की गवाही देने को तैयार हैं कि 22 मई की शाम एक अज्ञात व्यक्ति आया था और उसके बाद ही राज्यपाल की रिपोर्ट का टोन पूरी तरह बदल गया। लेकिन अदालत ने उस समय इस गवाही को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि मुख्य सवाल यह था कि राज्यपाल की रिपोर्ट में सबूत थे या नहीं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर 22 मई की शाम वाकई कोई गुप्त मुलाकात हुई थी, तो वो व्यक्ति कौन था? क्या वो दिल्ली से आया था? क्या वो किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने राज्यपाल को कुछ ऐसा बताया या दिखाया जिसकी वजह से राज्यपाल ने तुरंत विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी? इस पहेली का एक और पहलू है। राज्यपाल की जो अंतिम रिपोर्ट 21-22 मई को तैयार की गई, उसमें एक वाक्य था जो बहुत दिलचस्प है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है। लेकिन वे विश्वसनीय सूत्र कौन थे? राज्यपाल ने कभी नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लेकिन सरकार ने कहा कि सुरक्षा कारणों से नाम नहीं बताए जा सकते। तो क्या वो गुप्त आगंतुक ही वो विश्वसनीय सूत्र था? और अगर हां, तो उसने क्या बताया था जो इतना महत्वपूर्ण और इतना गुप्त था कि उसका नाम तक नहीं लिया जा सकता था? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वो व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय से आया था और उसके पास दिल्ली से निर्देश थे कि बिहार की स्थिति को तुरंत संभालना जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं, कोई सबूत नहीं है और शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग उस रात की सच्चाई जानते हैं वे चुप हैं और जो दस्तावेज उस मुलाकात को साबित कर सकते हैं वे गायब हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि राज्यपाल बूटा सिंह के मन में उस समय क्या चल रहा था। एक इंसान के रूप में जब आप जानते हैं कि आपकी एक रिपोर्ट पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा बदल देगी, 243 निर्वाचित विधायकों का भविष्य तय कर देगी और शायद लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालेगी, तो क्या आप रात को सो पाते हैं? बूटा सिंह के एक पुराने मित्र ने बताया कि 22 मई की रात उन्होंने बूटा सिंह को फोन किया था और बूटा सिंह ने कहा था, मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं और मुझे पता नहीं कि यह सही होगा या गलत, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी है। उनकी आवाज में हिचकिचाहट थी, जैसे वे खुद अपने फैसले पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रिपोर्ट भेज दी। तो सवाल यह है, क्या वे दबाव में थे? क्या उन्हें लगता था कि अगर वे ये रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो उनकी खुद की स्थिति खतरे में आ जाएगी? या फिर वे सच में मानते थे कि बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और विधानसभा भंग करना जरूरी है? हमें नहीं पता, लेकिन यह तय है कि बूटा सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत न सिर्फ बिहार ने चुकाई, बल्कि डॉक्टर कलाम ने भी चुकाई।
2021 में जब डॉक्टर कलाम अपनी जीवनी पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपने एक पुराने सहयोगी से कहा था, बिहार प्रकरण पर लिखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि मैंने सही किया या गलत। यह वाक्य बहुत कुछ बयान करता है। एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ जिया, वो अपने ही फैसले पर शक कर रहा है। और यह शक सिर्फ आत्मसंदेह नहीं था, ये एक गहरा घाव था जो हर बार तब खुलता था जब कोई बिहार का जिक्र करता। कलाम के घर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि 2006 से लेकर 2015 तक, यानी अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल, कलाम साहब ने हर साल 23 मई को एक खास तरीके से बिताया। वे उस दिन बहुत कम बोलते थे, पूरा दिन अपने कमरे में रहते थे और शाम को अकेले बैठकर कुछ लिखते थे। जब एक बार किसी ने पूछा कि वे क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अपनी अंतरात्मा से बातचीत। 2012 में जब उनकी किताब टर्निंग पॉइंट्स प्रकाशित हुई, तब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से बिहार प्रकरण के बारे में लिखा। और उसी साल पहली बार एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने इस विषय पर खुलकर बात की। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने पूछा, सर, क्या आपको लगता है कि उस रात आप पर दबाव डाला गया था? कलाम ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, दबाव शब्द सही नहीं है, ये संवैधानिक बाध्यता थी। लेकिन हां, मुझे लगता है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। पत्रकार ने फिर पूछा, अगर आपको उस समय पता होता कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को असंवैधानिक करार देगा, तो क्या आप फिर भी हस्ताक्षर करते? इस सवाल पर कलाम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, शायद दर्द की, शायद पछतावे की। वे बोले, मैं नहीं जानता, शायद मैं और सवाल पूछता, शायद मैं सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता। लेकिन अंततः संविधान की व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास सीमित विकल्प होते हैं। यह इंटरव्यू देखकर कई लोगों को लगा कि कलाम अभी भी उस फैसले से परेशान हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो तब हुई जब इंटरव्यू के बाद, जब कैमरे बंद हो गए, तब पत्रकार ने कलाम से अनौपचारिक रूप से पूछा, सर, ऑफ द रिकॉर्ड आप क्या सोचते हैं, क्या यह राजनीतिक साजिश थी? कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजनीति में साजिश और रणनीति के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जो एक के लिए साजिश है, वो दूसरे के लिए रणनीति। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, वो ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि जवाबदेही किसने ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला गलत था, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की। बस सब आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। कलाम को तकलीफ इस बात की थी कि व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गलती होती है, अदालत उसे गलत कहती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ, वो था कलाम के तत्कालीन प्रेस सेक्रेटरी SM खान की तरफ से। उन्होंने बताया कि मॉस्को से लौटने के बाद कलाम साहब ने उनसे कहा था, खान साहब, मैंने आज तक कभी किसी पर शक नहीं किया, लेकिन उस रात मुझे लगा कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। जो जानकारी मुझे दी गई थी वो अधूरी थी और जानबूझकर अधूरी थी। खान ने यह भी बताया कि कलाम ने एक बार कहा था, अगर मुझे उस समय पता होता कि राज्यपाल की रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं है तो मैं कभी हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन मुझे बताया गया कि स्थिति गंभीर है और तुरंत फैसला लेना जरूरी है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी जानबूझकर की गई थी। यह खुलासा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साफ करता है कि कलाम को धोखा दिया गया था। जानबूझकर अधूरी जानकारी दी गई थी ताकि वे जल्दी में फैसला कर लें। इस सबके बीच एक और व्यक्ति ने पहली बार बोलने का साहस किया। वे थे राज्यपाल बूटा सिंह के पूर्व निजी सचिव। 2013 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक स्थानीय अखबार को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं उस समय राजभवन में था और मैंने वो सब देखा जो हो रहा था।
मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सही था और कौन गलत, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि राज्यपाल साहब भी दबाव में थे। उन्हें दिल्ली से बार बार फोन आ रहे थे और एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अगर वे रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो उनकी खुद की स्थिति मुश्किल हो जाएगी। ये बयान एक नई रोशनी डालता है। शायद राज्यपाल भी इस पूरे खेल में एक मोहरे थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया। तो फिर सवाल यह है, असली ताकत किसके हाथ में थी? कौन था वो इंसान या वे लोग जिन्होंने पूरी योजना बनाई, राज्यपाल पर दबाव डाला, कैबिनेट को मनाया और राष्ट्रपति को जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर किया? राष्ट्रपति भवन के तहखाने में एक कमरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कमरा आधिकारिक नक्शों में दर्ज नहीं है और इसका प्रवेश द्वार एक पुरानी लाइब्रेरी के पीछे छिपा हुआ है। कलाम के एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह कमरा उन दस्तावेजों को रखने के लिए बनाया गया था जो अति गोपनीय हैं और जिन्हें संग्रहालय में नहीं भेजा जा सकता। 2006 में जब बिहार प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब कलाम ने अपने सचिव से कहा था कि मॉस्को से आए फैक्स की मूल प्रति और उससे जुड़े सभी दस्तावेज एक विशेष फाइल में रखे जाएं। वो फाइल उसी गुप्त कमरे में रखी गई। कलाम ने कहा था, ये दस्तावेज इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। शायद मेरे जीवन काल में इनकी सच्चाई सामने ना आए, लेकिन एक दिन जब कोई शोधकर्ता या इतिहासकार इन्हें पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन 2015 में कलाम के निधन के कुछ दिन बाद जब नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के रिकॉर्ड की समीक्षा हुई, तब पता चला कि वो फाइल गायब है। किसी को नहीं पता कि वो फाइल कहां गई। न कोई रजिस्टर एंट्री थी कि उसे किसने निकाला, न कोई सुरक्षा लॉक था। बस वो फाइल गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। जब इस बारे में मीडिया में कुछ सवाल उठे तो राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि संभवतः फाइल को आंतरिक पुनर्वर्गीकरण के दौरान किसी अन्य स्थान पर रखा गया है और उसे खोजने का प्रयास जारी है। लेकिन आज तक वो फाइल नहीं मिली। तो सवाल यह है, क्या उस फाइल में कुछ ऐसा था जो किसी को असुविधाजनक लगा? क्या उसमें कलाम के वे सवाल थे जो उन्होंने उस रात पूछे थे? क्या उसमें प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के नोट्स थे? या फिर उसमें कुछ ऐसा था जो ये साबित करता था कि कलाम को जानबूझकर गुमराह किया गया था? इस रहस्य के अलावा एक और रहस्य है जो बिहार से जुड़ा है। पटना के राजभवन में भी एक पुराना तहखाना है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस तहखाने में आज भी पुरानी फाइलें रखी हुई हैं और उनमें से कुछ फाइलें 2005 से जुड़ी हैं। एक पत्रकार ने सूचना के अधिकार के तहत उन फाइलों को देखने की मांग की, लेकिन जवाब आया कि तहखाने में नमी की वजह से कई फाइलें खराब हो गई हैं और उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब वही पत्रकार ने राजभवन के एक रिटायर्ड कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि 2007 में, यानी बिहार प्रकरण के 2 साल बाद, तहखाने में एक सफाई अभियान चलाया गया था जिसमें कई पुरानी फाइलें जला दी गई थीं। उस कर्मचारी ने कहा, मैंने खुद देखा कि कुछ फाइलों पर बिहार विधानसभा 2005 लिखा हुआ था और उन्हें भी जला दिया गया। तो क्या यह सिर्फ संयोग था कि ठीक उन्हीं फाइलों को जलाया गया जो बिहार प्रकरण से जुड़ी थीं? या फिर यह जानबूझकर किया गया था ताकि कोई सबूत न बचे? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि आखिर उन फाइलों में क्या था जो इतना खतरनाक था कि उन्हें छिपाना या नष्ट करना जरूरी हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उन फाइलों में वे टेलीफोन रिकॉर्ड थे जो बताते थे कि 22 मई की रात किसने किसको फोन किया था। अगर वे रिकॉर्ड सामने आते तो शायद ये पता चलता कि राज्यपाल को दिल्ली से कितने फोन आए थे और किसने उन्हें रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। कुछ लोगों का कहना है कि उन फाइलों में कैबिनेट बैठक के मिनट्स थे जो बताते थे कि किस मंत्री ने विधानसभा भंग करने का समर्थन किया और किसने विरोध किया। अगर वे मिनट्स सामने आते
तो शायद ये पता चलता कि क्या सच में पूरी कैबिनेट एकमत थी या फिर कुछ मंत्रियों ने असहमति जताई थी लेकिन बहुमत से दब गए। और कुछ लोगों का मानना है कि उन फाइलों में वे दस्तावेज थे जो बताते थे कि 22 मई की शाम राजभवन में आने वाला गुप्त आगंतुक कौन था। अगर वो नाम सामने आता तो शायद पूरी कहानी बदल जाती। जब इतिहास लिखा जाता है तो सिर्फ वही लिखा जाता है जो दस्तावेजों में मिलता है, लेकिन अगर दस्तावेज ही गायब हो जाएं तो इतिहास अधूरा रह जाता है। बिहार विधानसभा विघटन की कहानी भी ऐसी ही है। हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ गवाहियां हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन असली सच्चाई कि आखिर उस रात क्या हुआ था, किसने किससे क्या कहा था और किसने पूरी योजना बनाई थी, वो सच्चाई उन गायब फाइलों के साथ खो गई है और शायद कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्हें वो सच्चाई छिपानी थी उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं लिया बल्कि उस फैसले के सबूत भी मिटा दिए ताकि कोई सवाल ना उठा सके। और आज 20 साल बाद हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते। यही सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। वो तथ्यों को नहीं बल्कि सबूतों को मिटा देती है, और जब सबूत नहीं होते तो सच्चाई सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के आखिरी महीनों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। चलना मुश्किल हो गया था, सांस लेने में तकलीफ होती थी और अक्सर थकान महसूस होती थी, लेकिन फिर भी वे अपना काम जारी रखते थे। स्कूलों में जाना, बच्चों से मिलना, व्याख्यान देना। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग में व्याख्यान देने गए तो उनके साथियों ने देखा कि वे बहुत थके हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान के बीच में अचानक वे गिर पड़े। उनकी जीवन यात्रा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन जो लोग उनके साथ थे उन्होंने बताया कि गिरने से ठीक पहले कलाम साहब ने बच्चों से कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दे। और शायद बिहार प्रकरण भी उनका ऐसा ही सपना था, या यूं कहें कि दुस्वप्न जो उन्हें कभी सोने नहीं दिया। वे चाहते थे कि एक दिन सच्चाई सामने आए, जवाबदेही तय हो और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बने कि कोई राष्ट्रपति दोबारा उस स्थिति में न फंसे जहां वे फंसे थे। लेकिन वो दिन उनके जीवन काल में नहीं आया और आज भी नहीं आया है। 23 मई 2005 की वो रात खत्म हुई, लेकिन उसके परिणाम आज तक जारी हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी उस एक फैसले के बोझ तले 10 साल तक जूझती रही और अंततः वे उस बोझ को ढोते हुए ही इस दुनिया से गए। उनके परिवार के लोग आज भी कहते हैं कि बिहार प्रकरण ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और वे कभी पूरी तरह उससे उभर नहीं पाए। लेकिन कलाम अकेले नहीं थे जिन्होंने कीमत चुकाई। बिहार के वे 243 निर्वाचित विधायक जिन्हें जनता ने चुना था, उन्हें पहली बैठक तक का मौका नहीं मिला। उनमें से कई अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में हार गए और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। खासतौर पर वे 17 निर्दलीय विधायक जो नीतीश कुमार को समर्थन देने वाले थे, उनमें से अधिकांश दोबारा नहीं जीत पाए, क्योंकि उनके पास न पार्टी का समर्थन था न दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पैसे। उनके परिवारों ने कर्ज लिया था चुनाव लड़ने के लिए, और जब वे हार गए तो वो कर्ज उनके ऊपर बोझ बन गया। राज्यपाल बूटा सिंह ने कभी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया वो अपनी समझ और विवेक के अनुसार किया था। 2006 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और वे बिहार से चले गए। बाद के वर्षों में उन्होंने कभी बिहार प्रकरण पर विस्तार से बात नहीं की। 2015 में
उनका निधन हो गया और उनके साथ वे सारे रहस्य भी चले गए जो उन्होंने अपने मन में दफना रखे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जिन सदस्यों ने 22 मई की रात की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी, उनमें से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से कबूल नहीं किया कि वो फैसला गलत था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी इस मुद्दे पर सीधा बयान नहीं दिया और जो लोग उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय में थे वे भी चुप रहे। इसलिए आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर असली जिम्मेदारी किसकी थी। बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और अगले 15 साल तक बिहार की राजनीति पर उनका दबदबा रहा। लालू प्रसाद यादव की ताकत कमजोर हुई। हालांकि वे आज भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि बिहार की जनता में एक गहरा अविश्वास पैदा हो गया। अविश्वास इस बात पर कि राजनेता उनके वोट का सम्मान करते हैं या नहीं। 2005 में जनता ने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन उस फैसले को रातों रात पलट दिया गया और यह संदेश गया कि जनता की आवाज मायने नहीं रखती, मायने सिर्फ सत्ता की राजनीति रखती है। यह विश्वास आज भी बना हुआ है और शायद कई सालों तक रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस पूरे प्रकरण से कोई सबक सीखा गया? क्या संवैधानिक व्यवस्था में कोई बदलाव आया ताकि दोबारा ऐसा ना हो? जवाब है नहीं। आज भी राज्यपाल वैसे ही रिपोर्ट भेज सकते हैं जिसमें ठोस सबूत न हो। आज भी केंद्र सरकार उन रिपोर्टों को बिना गहरी जांच के स्वीकार कर सकती है और आज भी राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने की वही संवैधानिक बाध्यता है। तो फिर क्या गारंटी है कि अगला बिहार प्रकरण नहीं होगा? कौन होगा अगला कलाम जो अपनी अंतरात्मा और संविधान के बीच फंस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है या फिर सत्ता के गलियारों में लिए गए फैसले? बिहार प्रकरण ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सत्ता जनता की आवाज को दबा सकती है, बस एक फैक्स भेजकर, एक रात की बैठक में और एक ऐसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेकर जो खुद अपने फैसले पर शक कर रहे थे। आज 20 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है, मॉस्को से आधी रात को साइन हुआ वो फैक्स क्या सच में कलाम की मर्जी थी, या फिर यह एक ऐसी संवैधानिक विवशता थी जिसमें एक ईमानदार इंसान को अपनी अंतरात्मा के खिलाफ फैसला लेना पड़ा? और अगर यह विवशता थी तो क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी ताकत है कि वो ऐसी विवशता को खत्म कर सके? या फिर हम आज भी उसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां सत्ता के खेल में ईमानदारी हमेशा हारती है और सच्चाई को दस्तावेजों की अलमारियों में बंद करके भुला दिया जाता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद तब तक अनुत्तरित रहेगा जब तक कि हम ये तय नहीं कर लेते कि लोकतंत्र में जवाबदेही सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, और अगर वो सिद्धांत टूटता है तो लोकतंत्र भी टूट जाता है। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन एक रात मॉस्को में उन्हें वो लड़ाई हारनी पड़ी और उस हार का घाव उनकी आत्मा पर आखिरी सांस तक रहा। क्या हम उस घाव को भर सकते हैं या फिर हम भी अपनी अंतरात्मा को दबाकर सत्ता के खेल को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे?